बच्चों जैसा देख रहे हो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 जो होने वाली है उसमें साइंस का जो भौतिक विज्ञान वाला पार्ट रहता है जो 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर होते हैं सब्जेक्टिव उसकी यहाँ बात करेंगे। तो काफी सिलेक्टेड और टॉप क्लास के क्वेश्चन है, इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला क्वेश्चन इस तरह से, एक्चुअली क्या है कि ये सेक्शन वाइज भी डिवाइड हो सकता है, एकदम पूरा पूरा 5 नंबर का नहीं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दो, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया और ये आपका 3 नंबर का हो गया। तो इस तरह से 2 और 3 मिलाकर के 5 नंबर का एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ओम का नियम लिखिए। तो आपको ओम का नियम लिखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इस चित्र के अनुसार परिपथ के आधार पर ये तीनों जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल का, ये कई बार अकेले अपने आप में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान निकालना है और परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध निकालना है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे ओम का जो नियम है उसको लिख देना है एकदम स्पष्ट। यहाँ पे बच्चा कई बार गलती कर देता है, क्या यही स्टार्टिंग की लाइन लिखने में। सबको पता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट इसको लिखने के लिए क्या है कि यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले या भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, राइट। ताप ना बदले तो उस स्थिति में, राइट, यदि किसी परिपथ का ताप न बदले तो उस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम लिखेंगे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना हो गया ओम का नियम। अब हमको क्वेश्चन का इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान निकालना है। यानी कि यहाँ से जो ये I बह रहा है, यहाँ जाते जाते इसके पास ये I1, यहाँ पे I2 और ये वाली धारा I3 बन जाती है। यहाँ पे ये हमारा R1 है, रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम संयोजन में जो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होता है वो सेम होता है, यानी V रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। और V कितना दिया हुआ है आपका 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास R1 R2 R3 पता है, I1 I2 I3 ये हमको निकालना है। सो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। इस ओम के नियम को लगा देंगे, क्योंकि नॉर्मली जब तक कहा ना जाए कि ताप में परिवर्तन तब तक हम इसको सामान्य स्थिति मान करके चलते हैं, यानी कि कोई भौतिक परिवर्तन यानी ताप में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। तब यहां से हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। तो ए क्वेश्चन का जो I1 निकालना है, I1 यहां से क्या हो जाएगा V अपॉन R1। यही V कितना है हमारा 12 वोल्ट और बटे में R1 कितना है हमारा 5। तो 12/5 इसको आप भाग दे दीजिए। तो 5 दूनी 10.4 2.4 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह से I2 निकाल लीजिए, V अपॉन R2 आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे, अब R2 कितना है 10, तो यहाँ लिख देंगे 10, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। अब इसी तरह से I3 निकाल लीजिए बच्चों। तो I3 हो जाएगा V अपॉन R3। तो V अपॉन R3 का मतलब हो गया कि 30 और बटे में क्या लिख देना है आपको, सॉरी ऊपर में V रहेगा यानी 12/30। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 चौके 12 और 3 दहाम में 30, यानी 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। अब हमको इसका सेकंड पार्ट करना है बी। बी में कह रहा है परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, जब हम ये यहाँ पे ये धारा निकलती है I, तो सब में जुड़ जाती है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। सो यहाँ से कुल धारा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। सो I इक्वल टू क्या लिखेंगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ये टोटल I हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 1 3 और 0.4 2 6 4 10, यानी कि ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल करंट कितनी हो गई I 4 एम्पियर। अब हमको जो है तीसरा निकालना है परिपथ का कुल प्रभावी प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सी पार्ट में V इक्वल टू आई, आर से यहां से R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। V हमको कितना पता है, सो R इक्वल टू V कितना है हमारे पास, V है 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखेंगे, बटे में I हमारे पास 4 आया है, तो इस तरह से R का मान आ जाएगा 3 ओम, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 3 ओम इस टोटल सर्किट का बनेगा। अब यहाँ पे देखना टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये सब आपके किसमें जुड़े गए हैं, ये सब आपके समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो जो 3 ओम आया है वो तीन के तीनों रेजिस्टेंस यानी R1 R2 और R3 से
कम है। तो ये चीज भी ध्यान देना है कि जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं रेजिस्टेंसेस को, तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो जो अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं उनके मान से हमेशा कम होता है, यानी कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो है उनके मान से कम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आपने देखा और काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो सिंगल में आता है कि ओम का नियम लिखिए, इतना एक हो गया, और इसका प्रायोगिक सत्यापन दे दीजिए। ये आपका 3 नंबर का बन जाता है और ये आपका 2 नंबर का। तो ओम का नियम अभी आपने पीछे लिखा था, यदि किसी परिपथ का ताप ना बदले तो उस परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर उस परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, एकदम सटीक आपको इसी तरह से लिखना है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। राइट, ये परिभाषा यहाँ पे ये ताप ना बदले ये आपको जरूर जिक्र करना है। अब हम प्रायोगिक सत्यापन लिखेंगे चित्र में दर्शाए अनुसार। एक्चुअली यहाँ पे अब हमको चित्र यहाँ पे बना हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है जहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, एक प्लग की या कुंजी को कहते हैं, यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक जो है वेरिएबल रेजिस्टर जिसको परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं, और यहाँ पे वोल्ट मीटर नापने के लिए लगा हुआ है। राइट, और यहाँ पे VI ग्राफ बना हुआ है, VI ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सरल रेखा आपको, मतलब ये दोनों चित्र आपने बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे चित्र में दर्शाए अनुसार बैटरी, स्विच, वोल्ट मीटर V, अमीटर A और एक प्रतिवर्ती प्रतिरोध, राइट, को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में दर्शाए गए चित्र के अनुसार जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ये फिगर ये वाला यहाँ पे बना लेना है, ये वाला फिगर आपको कहाँ बना लेना है, यहाँ पर बना लेना है। राइट, सबसे पहले उसके बाद फिर लिखना है। अब सबसे पहले स्विच को दबाकर ऑन करते हैं, जिसमें परिपथ में बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात करते रहते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसका करके प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये वाला, इसके मान को हम क्या कर देते हैं, बढ़ाते घटाते रहते हैं और रीडिंग को नोट करते रहते हैं। राइट, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोग को बार बार दोहराते रहते हैं। राइट, अब क्या कह रहे हैं, अलग अलग स्थितियों में अमीटर से धारा का मान तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान। यहाँ पे देखो वोल्टमीटर भी लगा हुआ है, यहाँ अमीटर लगा हुआ है, यानी अमीटर क्या करता है, I का मान नोट करेगा और वोल्टमीटर V का मान। तो I और V का मान अलग से टेबल बना करके, यहाँ I यहाँ पे V, इस तरह से टेबल बना करके हम क्या करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। नोट कर लिया, उसके बाद इसके आधार पर यहाँ पे हमने ग्राफ बना दिया, VI ग्राफ। राइट, तो यहाँ पे लिखा क्या, ज्ञात करते हैं उसे नोट करते हैं। प्राप्त मान को देखने से पता चलता है कि विभवांतर का मान दोगुना होने पर धारा का मान भी दोगुना हो जाता है, जबकि विभवांतर का मान आधा होने पर धारा का मान भी आधा हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो V है वो डायरेक्टली I के प्रोपोर्शनल होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब विभवांतर को हम लोग यहाँ एक्स अक्ष लिख लेना डियर, ये गलती से छूट गया है, तथा धारा को यहाँ पे लिख लेना वाई अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, विभवांतर हमारा एक्स अक्ष पे है और धारा आई जो है हमारा वाई अक्ष पे है। तो अब क्या लिखेंगे, यह ग्राफ हमें एक सरल रेखा आप देख सकते हो, ये वाली जो सरल रेखा, ये वाली है सरल रेखा, आपको प्राप्त होती है जो ओम के नियम को प्रमाणित करता है। तो इतना लिखना है, ये कई बार बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अब बढ़ते हैं तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बताना है। फिर समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों R1 R2 R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्यंजन नहीं है, व्यंजक उत्पन्न करें। एक्चुअली यहाँ पे ये समांतर क्रम दे दिया हुआ है, समांतर क्रम में जुड़े आपको श्रेणी क्रम भी दे सकता है, श्रेणी क्रम भी दे सकता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था तैयार करने के लिए समांतर और श्रेणी क्रम का। और हाँ, ध्यान रखना इतना क्वेश्चन ये 3 नंबर में भी पूछा जाता रहा है, तो पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहले प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है ये बताना है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को एक साथ परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान रहता है। ये इतना हो गया आंसर। अब दूसरे के लिए आंसर लिखते हैं। चित्र में यदि 3 प्रतिरोध, इस तरह से आपने फिगर बना लेना है, 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब ओम के नियम से यहाँ पे हमारे पास धारा I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा को जाने के लिए
बिंदु ए से तीन रास्ते मिल जाते हैं, तो मान लेते हैं कि तीनों रास्तों में एक पे I1, एक में I2, एक में I3 धारा जाती है। फिर बी पे आते वक्त सभी धाराएं एक साथ जुड़ जाती हैं और निकलती हैं I, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने I1, I2, I3 अलग अलग निकाला। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या लिख देंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये जो है अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको नोट्स में जो क्लास में पढ़ाया हुआ है उससे भी आप समझ सकते हो, राइट, या फिर इसे भी आपको जो जैसा इजी लगे, राइट। आई इक्वल टू यहाँ पे I1, I2, I3 के मान रख देना है, फिर v कॉमन ले लेना है, फिर यहाँ से ये आप देख रहे होंगे आई, ये v से डिवाइड कर दीजिए तो I अपॉन v हो जाएगा। I अपॉन v, एक्चुअली v इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ से I अपॉन v निकालना है, सो v अपॉन I का मान क्या हो जाएगा, r। तो इसका उल्टा कर दीजिए, I अपॉन v करिए, I अपॉन v तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r। तो I अपॉन v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन r। और यही हमारा समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 के बीच में मिला हुआ व्यंजक है, जहां R समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है या तुल्य प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन चौथा हम बात करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम से बहुत जबरदस्त रहने वाला है। किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, लघुपथन को हम अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट कहते हैं, राइट, शॉर्ट सर्किट। और दूसरा क्या है, भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों। अब देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का है और ये फिर 2 नंबर का, 2 2 4 और 1 5 इस तरह से है। तो लघुपथन के बारे में बताइए। कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युन्मय यानी कि रेड वायर जो होता है, या गर्म तार इसको भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, गर्म तार और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ध्यान देना, जब R शून्य हो जाए सो V इक्वल टू I इंटू आर होता है। जब R शून्य हो जाएगा तो यहां से जरा देखना I का मान क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो V अपॉन 0 जैसे लिखोगे तो ये इन्फिनिटी, यानी धारा का मान I जो है अचानक से क्या हो जाता है, बहुत हाई यानी अनंत पर चला जाता है, बहुत बेहिसाब, जिससे अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे लघुपथन कहते हैं। इसमें परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा लघुपथन के स्थान पर चिंगारी उत्पन्न होने से आग भी लग सकती है। आमतौर पर आग लग ही जाती है बच्चों। तो इतना हमने लिखना है लघुपथन। अब बात करते हैं भू संपर्क तार का काम बताते हैं। तो किसी विद्युत उपकरण को के धात्विक भाग को तार की मदद से पृथ्वी के संपर्क में लाने वाले तार को भू संपर्क तार कहते हैं। यह हमारा आपका हो गया आंसर, 1 नंबर वाला। यह तार सुरक्षा यंत्र के रूप में विद्युत परिपथ में उपयोग में लाया जाता है। अब दूसरे की बात करते हैं, यदि किसी भी प्रकार से उपकरण में विद्युत धारा आ जाती है तो यह पृथ्वी को स्थानांतरित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कोई दुर्घटना होने से बच जाती है। एक्चुअली घर जो होता है, घर के किनारे में साइड में एक जो है कॉपर की जो है कॉपर का तार जो है इस तरह से नीचे जमीन में लगभग 10 फीट गहराई तक आप गाड़ करके ऊपर में और कनेक्ट कर देते हैं। जो आपने देखा होगा 3 तरीके कैसे प्लग में 3 होते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया अर्थ, एक हो गया फेस और ये हो गया हमारा अर्थ वायर, राइट। तो एक्चुअली तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हो गया रेड वायर, ये हो गया आपका ब्लैक यानी कि न्यूट्रल। ये फेस हो गया, एक फेस हो गया, एक न्यूट्रल हो गया और एक हमारा अर्थ वायर होता है। तो ये अर्थ वायर ये बीच वाले उससे जोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट होती है तो तुरंत जो करंट होता है उसके लिए एक रास्ता यहाँ पे जमीन में मिल जाता है, जिसके माध्यम से वो जो करंट है उसको 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक तो आपकी बॉडी का और एक जो है अर्थ सरफेस का। तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन अर्थ सरफेस का रेजिस्टेंस क्या होता है, ध्यान देना, पृथ्वी का रेजिस्टेंस लगभग 0 होता है, यानी धारा को बहने के लिए बहुत ही तेजी का रास्ता मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये अगला क्वेश्चन है। प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले बताना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है। किसी विद्युत धारावाही चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित होने पर उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जाए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग से हमको सिद्ध करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे चेक किया जाता है। अब इसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा तो बहुत मजेदार रहेगा, चेक करने वाले को भी बहुत आसानी रहेगी। एक 12 वोल्ट की बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध, अमीटर, स्विच तथा एक लंबा मोटा सीधा तांबे का तार ले लिया है। दूसरा, अब एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके बीचों बीच कार्डबोर्ड को अभिलंबवत इस मोटे तार को प्रविष्ट कराया और सावधानी रखी कि कार्डबोर्ड तार के ऊपर स्थिर रहे, ऊपर नीचे हिले डुले
नहीं। अगले पॉइंट में हमने देखो यहाँ पे ये फिगर बनाना अत्यंत आवश्यक है। फिगर इस तरह से आपने बना लेना है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अमीटर है, बैटरी है और यहाँ पे स्विच कुंजी है, राइट। और ये हमारा दिख रहा होगा तांबे का तार है। सी में लिखे अब चित्र में दर्शाए अनुसार तांबे के तार को ऊर्ध्वाधर श्रेणी क्रम में बैटरी, अमीटर, प्रतिवर्ती, प्रतिरोध तथा स्विच के साथ संयोजित कर दिया। तार के चारों ओर कार्डबोर्ड पर कुछ लौह चूड़ एक समान रूप से फैला दिए। अगले पॉइंट में लिखा प्रतिवर्ती प्रतिरोध को किसी एक नियत स्थिति पर रखा और अमीटर में धारा का पाठ्यांक को नोट किया। इसके बाद स्विच को ऑन किया और कार्डबोर्ड को हल्के से 2-3 बार थपथपाया। उसके बाद लौहचूड़ के पैटर्न का परीक्षण किया और पाया कि लौहचूड़ संरेखित होकर तार के चारों ओर संकेंद्री वृत्तों या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बना लेते हैं। और लास्ट में लिखेंगे ये वृत्ताकार पैटर्न ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। दिक्सूचक यानी जो कंपास होती है हमारा, उस कंपास की मदद से हम पाते हैं कि जब तार में विद्युत का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है तब चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है, दिशा में प्रदर्शित होगा। और जब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रभावित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज में प्रदर्शित होता है। अच्छा, इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं तो ध्यान देना, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो ध्यान देना 2 नंबर में राइट हैंड थंब रूल यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को भी याद कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, छठा नंबर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। अभी यहाँ पर फिर ऊपर में ये देखिए, यहाँ शायद इसमें भी ये क्वेश्चन था आई थिंक। अच्छा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पूछा था, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पूछा है, ठीक है। तो आंसर देंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ध्यान देना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने वाले रास्ते को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसा कि ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप पिक्चर बना दीजिएगा तो मच बेटर रहेगा, जिसमें एक बार मैग्नेट रहता है जिसमें ये आपका नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ में जाता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा बी है। तो इस तरह से फिगर आप बना लेंगे, आप सभी को पता भी होगा। अब इसके बात करते हैं, यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 गुण और साथ ही साथ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अरे गजब की बात है। तो ये हमको लगता है 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है और 1 नंबर का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो चलिए इसके गुण की बात करते हैं। तो सबसे बात एकदम सीधी सीधी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं, पहला रूल, ठीक है। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती हैं, जबकि चुंबक के भीतर ये रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तर की ओर पहुंचती हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा, चुंबक के ध्रुव के पास क्षेत्र रेखाएं बहुत निकट निकट होती हैं, जबकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं। तीसरा, क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा था, ये भी लिख देना है। तो यहाँ चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने समझना है जैसा इस फिगर में दिया हुआ इस तरह से आपने अरेंजमेंट करना है। यहाँ अंगूठा है, ये हमारी तर्जनी है और ये हमारी मध्यमा उंगली है। इन सभी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अंगूठा हमारे जो है वो फोर्स को इंडिकेट करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को तर्जनी इंडिकेट करती है और मध्यमा हमारी बहने वाली धारा को। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जब हम बाएं हाथ के अंगूठे मध्यिका या मध्यमा या तर्जनी तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी, माध्यमा या माध्यिका चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई, वन नहीं है, आई है, की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल कैपिटल एफ लिखना है, बड़ा वाला एफ, ठीक है, की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, 5 नंबर के काफी सिलेक्टेड है और इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा और मैंने काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, तो जरूर आप इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहेंगी, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।